देखो, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? राजस्थान के लोक नृत्य। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमारा राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य था, कौन सा? कथक। उसके बारे में जाना। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, घूमर, वो भी पढ़ लिया हमने। फिर राजस्थान के नृत्यों को 4 भागों में बांटा था। उन्हें हमने सबसे पहले व्यावसायिक लोक नृत्य पढ़े। कौन से लोक नृत्य? व्यावसायिक लोक नृत्य। उसके बाद हमने धार्मिक लोक नृत्य पढ़े। कौन सी लोक नृत्य? धार्मिक लोक नृत्य। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? जातीय व जनजातीय लोक नृत्य। कौन सा? जातीय व जनजातीय लोक नृत्य। और जातीय जनजातियों में हमने देखो कंजर पढ़ लिए, ठीक है, कालबेलिया पढ़ लिया, और एक जाति थी, कौन सी थी? कंजर, कालबेलिया और कथोड़ी जनजाति। यही थी ना, कथोड़ी, कंजर, कालबेलिया। आज पढ़ेंगे हम डामौर जनजाति। कौन सी जनजाति के लोक नृत्य पढ़ेंगे? डामौर जनजाति के लोक नृत्य। देखो डामौर जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक वो करती है सीमलवाड़ा। कहाँ करती है? सीमलवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पे करती है? सीमलवाड़ा क्षेत्र में। सीमलवाड़ा क्षेत्र, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, डामौर जनजाति कहाँ निवास करती है? सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। सर याद कैसे रखेंगे? जो डामौर जनजाति है, डाते, डामौर, डाते, डूंगरपुर। डाते, डामौरपुर, और डाते, डूंगरपुर। और जो डूंगरपुर है वो मतलब सीमावर्ती वाले क्षेत्र पे है। मतलब जो हमारा राजस्थान है ना, जो हमारा राजस्थान ही हो, तो हमारा डूंगरपुर कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर यहीं तो पड़ता है, सीमा वाले क्षेत्र पे। जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पे पड़ता नहीं पड़ता है? लगता नहीं लगता है? तो सीमा ते सीमा, ठीक है। तो सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। डामौर जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। भाई डूंगरपुर की सीमा कैसे लगती है? गुजरात से। तो सीमा ते सीमलवाड़ा, कौन सी? डूंगरपुर। डूंगते डूंगरपुर, डूते डामौर। तो डामौर जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। सर हमें ये बताइए कि राजस्थान में जो डामौर जनजाति है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 92,000। कितनी है? 92,000। समझ रहे हो मेरी बात? डामौर जनजाति की कुल जनसंख्या राजस्थान में 92,000 है। कितनी है? 92,000। कथोड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? 4,833। कितनी थी? 4,833, 4,833। कथोड़ी जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती थी? कोटड़ा व जाडोद वाले क्षेत्र में। ये कहाँ पड़ते हैं? उदयपुर में। उसके बाद हमने कौन सी जनजाति पढ़ी थी? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? कोटा व बूंदी वाले क्षेत्र में। कितनी है राजस्थान में कुल जनसंख्या? 51.5 हज़ार, 51,500। और डामौर जनजाति कुल जनसंख्या कितनी है? 92,000। कितनी है? 92,000। समझ में आई या नहीं आई? देखो, जो डामौर जनजाति है, डामौर जनजाति, डामौर जनजाति के जो पुरुष है ना, पुरुष, कौन? पुरुष, वे महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से वह कौन सी जनजाति है, कौन सी जनजाति है जो मतलब पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं, वह कौन सी जनजाति है जो महिलाओं के भांति पुरुष आभूषण पहनते हैं? कौन सी है? डामौर जनजाति। डामौर जनजाति पुरुष की महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो महिलाओं की भांति पुरुष आभूषण पहनते हैं? तो डामौर जनजाति। कौन सी जनजाति? डामौर। समझ रहे मेरी बात? और देखो सर, डामौर जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ 2 है। कौन कौन से? परड़िया और बरटिया। कौन कौन से? परड़िया, भरटिया। परड़िया, बरटिया, ठीक है।
परड़िया, परड़िया मतलब पानी लिया, कहीं में बरकें, पानी लिया बरकें, ठीक है। पानी थे परड़ियाँ, बरते बरटियाँ। समझ रहे हो मेरी बात? परड़ियाँ और बरटियाँ। परड़ियाँ नृत्य जो कि यह एक युगल नृत्य है। कैसा है? युगल, युगल नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। समझ रहे हो मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है, बहुत बढ़िया। देखो, परड़ियाँ नृत्य एक युगल नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। और भरटिया, भरटिया, भर भर परते परड़िया, भरते भरटिया। और भरटिया नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा, ठीक है। जो कि एक मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। भरटिया नृत्य कब किया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। समझ में आई क्या नहीं आई? और देखो दोबारा, हम कौन सी जनजाति के लोक नृत्य पढ़ रहे हैं? डामोर जनजाति। कौन सी? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। कहाँ करती है? सीमलवाड़ा क्षेत्र, डूंगरपुर जिले में। कुल जनसंख्या कितनी है? 92,000। राजस्थान में डामोर जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 92,000। कितनी है? 92,000। देखो, जो डामोर जनजाति के जो पुरुष हैं, कौन है? पुरुष। कौन है? पुरुष। मतलब वहाँ के जो आदमी हैं डामोर जनजाति के, वे महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी जनजाति है जो मतलब पुरुष महिलाओं की भांति आभूषण पहनते हैं। तो ऐसा कौन सी है? डामोर जनजाति। कौन सी है? डामोर जनजाति। समझ रहे हो मेरी बात? डामोर जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? एक है परड़िया। कौन सा अड़िया? परड़िया। परड़िया नृत्य जो कि एक युगल नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। एक नृत्य है भरटिया, भरटिया जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। आगे परड़िया, भरटिया। बस याद रखना, डामोर जनजाति के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं, परड़िया और भरटिया, ठीक है। आगे देखो, हम पढ़ेंगे मीणा जनजाति के लोक नृत्य। कौन सी जनजाति के? मीणा जनजाति के। कौन सी जनजाति के? मीणा। देखो, मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? जयपुर में। कहाँ करती है? जयपुर में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? मीडर, जयपुर में। कहाँ करती है? जयपुर में। सर हमें ये बताइए कि जो मीणा जनजाति है, कौन सी जनजाति है? मीणा। मीणा जनजाति की राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 43 लाख। 43 लाख, 43 लाख, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। कौन सी? मीणा जनजाति। कुल जनसंख्या कितनी है? 43 लाख। समझ रहे हो मेरी बात? मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाली जनजाति है। राजस्थान में कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक नगरीय आबादी, मतलब नगर में सर्वाधिक आबादी रहती है? कौन सी जनजाति है? तो सर मीणा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति, जो कि सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी? मीणा जनजाति। समझ रहे हो मेरी बात? मीणा जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किया जाते हैं? देखो, मीणा जनजाति के द्वारा एक किया जाता है रसिया, रसिया नृत्य, सूंगनी नृत्य और नेजा नृत्य। कौन कौन से? रसिया, सूंगनी और नेजा। समझ रहे हो मेरी बात? रसिया नृत्य एक युगल नृत्य है जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और रसिया, अब मुझे एक बात बताओ, क्या रसिया पुरुष गाते हैं? महिला पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं ना? तो युगल नृत्य, रसिया युगल नृत्य है जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है। एक है सूंगनी, रसिया सूंगनी, ठीक है। तो सूंगनी नृत्य कहाँ का है? पाली का, जो कि अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? सूंगनी नृत्य, सूंगनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पाली का। कहाँ का? पाली का। पाली में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। समझ रहे हो? द्वारा देखो, रसिया नृत्य एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल, जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सूंगनी, रसिया सूंगो, रसिया सूंगो को सिंगो, रसिया सूंगो। मीणा जनजाति के लोग रसिया सूंगे, तो रसिया सूंगनी, सूंगनी नृत्य पाली, अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेजा नृत्य, नेजा जो कि एक युगल नृत्य है।
कैसा है? युगल नृत्य। कैसा है? युगल नृत्य। समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा देखो, हमने कौन सा पढ़ा? मीणा जनजाति के लोक नृत्य। मीणा जनजाति एक बताइए कि सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? जयपुर में। सबसे ज़्यादा निवास जयपुर में करती है, याद रखना। मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा निवास जयपुर में करती है और कुल जनसंख्या 43 लाख है। कितनी? 43 लाख, जो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है कौन सी? मीणा जनजाति। और राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाली जनजाति है। वह कौन सी जनजाति है? जो सर्वाधिक नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? जो नगर में निवास करती है, आबादी रहती है, तो मीणा जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय आबादी वाली जनजाति है। समझ रहे मेरे? इसके मीणा जनजाति के द्वारा 3 नृत्य किए जाते हैं। कौन कौन सी? रसिया, सूंगनी और नेजा। कौन कौन सी? रसिया, सूंगनी और नेजा। रसिया नृत्य एक युगल नृत्य है जो कि मांगलिक अवसर पर किया जाता है। और उसके बाद सूंगनी पाली में किया जाता है, जो कि एक अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। समझ रहे मेरी बात? अविवाहित लड़कियों द्वारा, अविवाहित लड़कियों द्वारा। और नेजा नृत्य एक युगल नृत्य। रसिया और नेजा युगल नृत्य और सूंगनी एक अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? पाली में। ये तुम्हारे डामोर जनजाति के लोक नृत्य, मीणा जनजाति के लोक नृत्य कंप्लीट। अगला पढ़ेंगे हम सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, जो सहरिया जनजाति है, कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। अब मुझे एक बात बताइए कि सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? बताइए। तो सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास शाहाबाद और किशनगंज वाले क्षेत्र में करती है। सहरिया, सहरिया तो सहरिया, ठीक है, शाहाबाद और किशनगंज 12। सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? शाहाबाद और किशनगंज में। मैंने कहा कि शहर में निवास नहीं करती है, सबसे ज़्यादा बाहर करती है। मैंने कहा तू पागल हो गया है, शहरों में करती है। शहर थे सहरिया, शाहाबाद और किशनगंज कहाँ? 12। मैंने कहा बाहर करती है, जब बाहर उसने कहा कि शहरों में निवास करती है। मैंने कहा पागल हो गया क्या, बाहर करती है, तो बाहर थे 12। सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? शाहाबाद, किशनगंज 12। शाहाबाद किशनगंज वाले क्षेत्र में 12 पढ़ते हैं जी। समझ रहे हो मेरी बात? शाहाबाद किशनगंज 12। समझ रहे हो? और जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति की राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.11 लाख। 1.11 लाख। और मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि 43 लाख जनसंख्या है। अब हमारे राजस्थान में 43 लाख, सबसे ज़्यादा निवास जयपुर में करती है। जबकि सहरिया जनजाति की कुल जनसंख्या 1.11 लाख। 1.11 लाख, 1.11 लाख, 111, यहाँ पॉइंट लगा दो बस, 1.11 लाख। सहरिया जनजाति के इष्ट देवता कौन है? इष्ट देवता या आराध्य देवता एक ही होते हैं। इष्ट देवता होते हैं जो मतलब हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को ऐसा कि हमें ये देवता अच्छा लग रहा है, हमें मतलब किसी मतलब अपनी आस्था के अनुसार किसी देवता को पूजना इष्ट देवता कहलाता है। तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं उनकी आस्था किस पर है? तेजाजी महाराज पर। इष्ट देवता तेजाजी। सहरिया जनजाति की इष्ट देवता कौन है? तो तेजाजी। लेकिन इष्ट देवी पूछ लिया जाए तो कोड़िया माता। कौन सी माता? कोड़िया माता। और धर्मगुरु कौन है? वाल्मीकि। कौन सी मिकी? वाल्मीकि। समझ रहे हो मेरी बात? सहरिया जनजाति के इष्ट देवी तेजाजी हैं, तेजाजी। और इष्ट देवी कोड़िया माता, कोड़िया। और धर्मगुरु वाल्मीकि। कौन सी मिकी? वाल्मीकि। समझ रहे? सहरिया जनजाति का सर्वाधिक निवास शाहाबाद किशनगंज 12। सहरिया जनजाति के इष्ट देवता तेजाजी। कौन से देव? तेजाजी। इष्ट देवी कोड़िया माता। धर्मगुरु वाल्मीकि। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। शहरों में से अगर कोई जीजा आए, ठीक है, और पे करें जिया गए, तब जिया जी कहते कोड़िंसी। तो कोड़िंसी तो कोड़िया, जिया जी तो तेजाजी, शहर थे सहरिया। सहरिया जनजाति के इष्ट देवता तेजाजी हैं, इष्ट देवी कोड़िया माता, धर्मगुरु वाल्मीकि।
समझ रहे मेरे? आगे देखो, जो शहरीय जनजाति है, शहरीय जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ। तो शहरीय जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी मेला को शहरीय जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है जी। सीताबाड़ी का मेला जो कि कहाँ पर स्थित है? केलवाड़ा बारा में। केलवाड़ा बारा कहाँ पर है? केलवाड़ा, केलवाड़ा बारा। समझ रहे हो मेरी बात? अब मुझे बात बताइए, शहरीय जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? बारा में। तो मेला भी कहाँ पर है? बारा में। शहरी थे सीता, शहर साथ है शहरिया, साथ है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का मेला। शहरीय जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो सीताबाड़ी के मेले को, जो कि कहाँ पर स्थित है? केलवाड़ा बारा। ठीक है, जो कि मेला लगता है जेठ अमावस्या को। कब लगता है? जेठ अमावस्या को। जेठ अमावस्या को। समझ रहे हो मेरी बात? सीताबाड़ी का मेला शहरीय जनजाति का कुंभ कहलाता है, जो कि मेला केलवाड़ा राजसमंद, केलवाड़ा बारा में स्थित है। मेला जेठ अमावस्या के दिन लगता है। जेठ अमावस्या, जेठ अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला लगता है। ठीक है, और जो शहरीय जनजाति है, शहरीय जनजाति, शहरीय जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है, जो कि भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में शामिल की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति में शामिल की गई थी, आदिम जनजाति में शामिल की गई थी किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो कौन सी जनजाति है? शहरीय जनजाति। शहरीय जनजाति यह एक ऐसी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा एकमात्र जनजाति है, जो भारत सरकार राजस्थान में एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम जनजाति में शामिल की गई थी। समझे मेरी बात? समझ रहे हो? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? बताइए मुझे। और देखो सर, ये बताइए कि शहरीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? शहरीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? देखो लगभग 6-7 नृत्य किए जाते हैं, उनमें से फिक्स 7। देखो, बिछिया, बिछिया नृत्य और लहंगी नृत्य। बिछिया नृत्य और लहंगी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए शहरीय जनजाति की महिलाओं द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो बिछिया और लहंगी, बिछिया लहंगी। लेकिन पुरुषों के द्वारा कौन कौन से? बेडनी, वेडनी, शिकारी, इंद्रपरी। कौन सा? वेडनी, शिकारी, इंद्रपरी। जो कि इंद्रपरी जो नृत्य है ना, ये महिलाओं के वेश में किया जाता है, लेकिन करते कौन है? पुरुष। किसके वेश में? महिलाओं के वेश में। समझ रहे मेरी बात? महिलाओं के वेश में। अब देखेंगे शहरीय जनजाति के युगल नृत्य। युगल नृत्य वो होते हैं जो महिला व पुरुष दोनों मिलके करते हैं। तो कौन से हैं? झेला व सांग। झेला, झेला और सांग, सांग, झेला, सांग। झेला नृत्य फसल पकने की खुशी में किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? शहरिया जनजाति के द्वारा। शहरीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? बिछिया, लहंगी, वेडनी, शिकारी, इंद्रपरी, झेला, सांग। याद कैसे करेंगे सर? अब मुझे एक बात बताइए कि लहंगा कौन पहनती हैं? कि सर लहंगा तो मतलब लहंगा तो कौन पहनती हैं बताइए? महिला पहनती हैं, सही है। और सर बिछिया, बिछिया जानते हैं मतलब? बिछिया मतलब बिछिया बोलते हैं जो पैरों में जो महिला पहनती है ना, पैरों में, अंगूठे में या जो अंगुलियों में पहनती है ना, बिछिया बोलते का, बिछिया बोलते का बोलते उसे, तो उसको बिछिया, बिछिया। बिछिया कौन पहनती हैं? महिला। और लहंगा कौन पहनती है? महंगा, वो महिला, महिला। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? बिछिया और लहंगी नृत्य। तो लहंगी नृत्य, लहंगा तो लहंगी और बिछिया तो बिछिया नृत्य शहरीय जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब पढ़ेंगे बेडनी, बेड। अब मुझे एक बात बताइए, बेड, बेड खरीद के कौन लाते हैं? पुरुष। भाई पुरुष तो लाते हैं बेड खरीद के, बेड।
भेड़। बेड, बेड भी एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बेड आता है, बेड लाता है कि लाती है? बेड आता है कि आती है? आता है। तो बेडनी नृत्य। बेड थे, बेडनी। और शिकारी, शिकार कौन करते हैं? महिला या पुरुष? तो पुरुष, पुरुष करते हैं शिकार। और इंद्रपरी, इंद्रपरी। शहरिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से? बेडनी, शिकारी और इंद्रपरी, ये नृत्य किए जाते हैं। युगल नृत्य, झेला, झेला और सांग, झेला और सांग, झेल सांग, झेला सांग। शहरिया जनजाति के युगल नृत्य कौन से हैं? जो महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, तो झेला और सांग, झेला सांग। बिछिया, लहंगी, बेडनी, शिकारी, इंद्रपरी। इंद्रपरी एक ऐसा नृत्य है जो पुरुष महिलाओं की भांति करते हैं, मतलब महिलाओं के वेश में करते हैं। और युगल नृत्य झेला और सांग, झेला सांग। समझ रहे मेरी बात? आगे देखो, देखो शहरिया जनजाति। अब पढ़ेंगे शहरिया जनजाति, पढ़ ले गए। अब पढ़ेंगे गरासिया जनजाति। देखो गरासिया जनजाति है ना, गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? आबू और पिंडवाड़ा। गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास आबू पिंडवाड़ा वाले क्षेत्र में करती है। सर आबू और पिंडवाड़ा कहाँ पड़ता है? सिरोही में। कहाँ पड़ता है? सिरोही में। समझ रहे हो मेरी बात? अगर पूछ लिया जाए सर गरासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? आबू व पिंडवाड़ा, आबू व पिंडवाड़ा। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। और पिंडवाड़ा भी कहाँ पड़ता है? सिरोही में, सिरोही में। गरासिया जनजाति की राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? कुल तो 3.14 लाख, 3.14 लाख, 3.14 लाख राजस्थान में गरासिया जनजाति की कुल जनसंख्या है। समझ रहे मेरी बात? गरासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास कहाँ करती है? आबू और पिंडवाड़ा। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। पिंडवाड़ा कहाँ पड़ता है? सिरोही में। राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? 3.14 लाख, 3.14 लाख। राजस्थान में गरासिया जनजाति निवास कितनी है? राजस्थान में गरासिया जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 3.14 लाख, 3.14 लाख। कौन? गरासिया। कौन? गरासिया। अब देखेंगे कि गरासिया जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। देखो इसकी ट्रिक है गाते गरासिया, और गाते स्टार्ट करना गोकुल, गोकुल मामो जवान रे, गोकुल मामो जवान रे। ट्रिक समझ में आई? क्या ट्रिक का नाम? गोकुल, गोकुल मामो, मामो जवान, जवान रे। देखो गरासिया जनजाति का एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोकुल। क्या नाम था? गोकुल। और भाई साहब उसे प्यार से लोग क्या कहते थे? मामो, मामो, मामा मामा कहते थे, मामा मामा, मामा मामा। गरासिया जनजाति के एक व्यक्ति का नाम था गोकुल, और उससे लोग क्या बोलते थे? मामा, मामा, मामा। अब वो कैसा था? जवान, जवान। कैसा था? जवान। तो गोकुल मामो जवान रे, गोकुल मामो जवान रे। वे गाते गरासिया, गाते गोकुल, तो गोकुल मामो जवान रे। देखो गोते गोर और गोते गरवा, गरवा नृत्य। समझ रहे मेरी बात? गोते गोर, गाते गरवा। कूते कूद, कूते कूद। समझ रहे मेरी बात? कूते कूद, कूद नृत्य। लाते लूर, लाते लूर। गोते गोर और गरवा, गोते गोर और गरवा। कूते कूद, लूते लूर, लाते लूर, कूते कूद, लाते लूर। और माते मांदल, मांदल, मांदल। और मोते मोरिया, मोरिया, मोरिया। और जाते जवारा, वाते बालरा, वालरा, वालरा। और रेते रायड़, रायड़। कौन सा? रायड़, रायड़, रायड़। जी क्या है जी? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। क्या है जी? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। कौन कौन से? गोकुल मामो जवान रे, गोते गोर, कोते कूद, लाते लूर, माते मंदल, मोते मोरिया, जाते जवारा, वाते बालर या बालरा, बालर। और रेते रायड़। गोते गोर व गरवा, कूते कूद, लाते लूर, माते मांदल, मोते मोरिया,
माते मांदल मांदल, माते मांदल, मोते मोरिया मोरिया, जाते जवारा, वाते वालर और रेते रायड़। गोकुल मामो जवान रे, गोते गोर गरवा कूद लूर मांदल मोरिया जवारा वालर रायड़। दोबारा देखो, गोर गरवा कूते कूद लाते लूर माते मांदल मोते मोरिया जाते जवारा वाते वालर और रेते रायड़। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है क्या? आगे देखो, देखो लेकिन ये तो ट्रिक थी, लेकिन हमें ये देखें कि सर इनमें महिलाओं के द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं और युगल नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखो, मान द ल तो लाते लूर, मान द ल लाते लूर, मा द ल, देखो मांदल, लूर और गरबा, मांदल, लूर और गरबा, ये तीनों नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। मांदल, मांदल, देखिए माते मांदल, फिर लाते दल लाना लूर और एक गरबा, गरबा, मांदल लूर गरबा, ये महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। जो गरासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं उसके द्वारा मांदल लूर और गरबा। पुरुषों के द्वारा मोरिया और रायड़, मोरी रीते, जहाँ तक रीत पे ले लेना रायड़, मोरिया मोरिया और रायड़, रायड़, मोरिया रायड़, ये पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और युगल नृत्य कौन कौन सी हैं? गोर कूद जवारा बालर, गोर कूद जवारा बालर, ये तुम्हारे युगल नृत्य हैं। जो गरासिया जनजाति के युगल नृत्य जो महिला व पुरुष दोनों मिलके करते हैं। कौन से? गोर कूद जवारा बालर। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, गोर कूद जवारा बालर, ये तुम्हारे गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा किए जाते हैं और महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? गोर कूद जवारा बालर। जबकि महिलाओं द्वारा मांदल लूर व गरबा, मांदल लूर गरबा, ये गरासिया जनजाति के महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। पुरुषों के द्वारा मोरिया और रायड़, मोरिया और रायड़। और जबकि युगल नृत्य कौन से हैं? गोर कूद जवारा बालर, गोर कूद जवारा बालर, गोर कूद जवारा बालर, युगल नृत्य हैं जो गरासिया जनजाति के युगल नृत्य हैं। महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। अब एक एक पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या था? गोकुल मामा और जवान रे, तो गोते गोर, और गोर नृत्य गढ़ गोर के अवसर पर किया जाता है। गोर गढ़ गोर, गोर गढ़ गोर, तो गोर नृत्य कब किया जाता है? गढ़ गोर के अवसर पर। और सर गरबा नृत्य कब किया जाता है? ये गरासिया जनजाति का एक अत्यंत मनमोहक नृत्य है। कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का अत्यंत मनमोहक नृत्य कौन सा है? गरबा नृत्य, जो कि उदयपुर व सिरोही वाले क्षेत्र में किया जाता है। गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर व सिरोही के आसपास, मतलब उदयपुर व सिरोही के वाले क्षेत्र में, उदयपुर व सिरोही वाले क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा? गरबा नृत्य, जो कि अत्यंत मनमोहक नृत्य है। कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति का। गोर ते गढ़गोर, गोर नृत्य कहाँ किया जाता है? गढ़गोर के अवसर पर। गरबा नृत्य उदयपुर व सिरोही वाले क्षेत्र में किया जाता है, जो कि एक अत्यंत मनमोहक नृत्य है। समझ में आई? क्या पढ़ रहे हैं? गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। देखो, अब पढ़ेंगे हम कूद। देख, गो को भाई गौर थे गौर गरबा पढ़ ले। अब कूते कूद। देखो, कूद नृत्य, कूद नृत्य जो कि एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। कैसा है? बिना वाद्य यंत्र का। कैसा है? बिना वाद्य यंत्र का। कूद नृत्य एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें क्या होता है? कूद नृत्य मतलब कौन करते हैं, मुझे बताइए। कूद नृत्य, देखो, गौर कूद और जवारा वालर, ये युगल नृत्य है। महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। तो देखो, इसमें एक पक्ष, ऐसे इसमें दो पक्ष होते हैं। एक महिलाओं का पक्ष होता है और दूसरा पक्ष पुरुषों का होता है। तो एक पक्ष जैसे ताली बजाएगा तो दूसरा पक्ष नाचेगा। जैसे महिला ताली बजाएंगी तो पुरुष नाचेंगे, और जब पुरुष ताली बजाएंगे तो महिलाएं नाचेंगी। मतलब एक पक्ष ताली बजाता है तो दूसरा पक्ष नाचता है। जब दूसरा पक्ष ताली बजाता है तो ये पक्ष नाचता है। जैसे महिलाएं ताली बजाएंगी तो पुरुष नाचेंगे, जब पुरुष ताली बजाएंगे तो महिलाएं नाचेंगी। ये मतलब कहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ।
एक पक्ष नाचता है तो दूसरा पक्ष ताली बजाता है, जब दूसरा पक्ष ताली बजाता है तो एक पक्ष नाचता है। कूद नृत्य में, जो कि गरासी जनजाति का बिना वाद्य यंत्र वाला नृत्य, कौन सा? कूद नृत्य, कूद कूद, ठीक है। इसके बाद अगला नृत्य आएगा लूर नृत्य। कौन सा? लूर। लूर नृत्य, लूर नृत्य कौन करती हैं? सर गरासिया जनजाति की कौन करती हैं? महिलाओं द्वारा। मैंने बताया था, बताया नहीं बताया था मैंने, बताया था। लूर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है बताइए? तो देखो मैंने बताया था, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसको करती कौन है? तो सर इसको गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की जो महिला होती हैं उसी वही इस लूर नृत्य को करती हैं, और तभी तो उसका नाम पड़ा है लूर। इस नृत्य को लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं, जो गरासिया जनजाति की होती हैं। गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं, तभी तो उसको हम गरासिया महिलाओं की घूमर कहते हैं। लूर नृत्य को गरासिया महिलाओं की, भाई गरासिया जनजाति है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, वैसे घूमर कहते हैं। तो गरासिया महिलाओं की घूमर किस नृत्य को कहते हैं? लूर नृत्य को, जो कि लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए उसका नाम लूर नृत्य कहा जाता है। तभी उसका नाम क्या पड़ा है? लूर नृत्य। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें वर पक्ष वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करता है। इसमें दो पक्ष बनते हैं महिलाओं की, तो इसमें एक पक्ष जो वर का होगा वो वधू पक्ष से रिश्ते का हाथ मांगता है। लड़की वाले का क्या मांगता है? हाथ मांगता है, लड़की का हाथ मांगता है। लड़की के पक्ष से जो लड़का पक्ष होता है वो हाथ मांगता है, किसका? वधू का। तो इसमें वर पक्ष वधू से रिश्ते की मांग करता है। कौन से नृत्य में? लूर नृत्य में। कौन करती हैं? लूर गोत्र की महिला करती हैं, और इसे गरासिया महिलाओं की घूमर कहते हैं। गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन कौन सी गोत्र की? लूर गोत्र की। तो गरासिया कौन करती है? महिला, तो महिलाओं की घूमर, गरासिया महिलाओं की घूमर किसे कहते हैं? लूर नृत्य को। इसमें वर पक्ष वधू पक्ष से रिश्ते की मांग करता है। समझ रहे मेरी बात? आगे देखो, आगे आएगा, देखो मैंने क्या कहा था, गो को लो मा मो, माते मांदल और मोते मोरिया। तो देखो मांदल, मांदल नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर। समझ रहे हो मेरी बात? जो कि मांदल नृत्य मांगलिक अवसर पर किया जाता है, मांगलिक अवसर पर। समझ रहे हो मेरी बात? कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर। और मौर्य नृत्य, सर मौर्य नृत्य स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट होता है ये विनायक स्थापना से, मतलब विवाह से पहले जो विनायक स्थापना की जाती है ना, जिस दिन एक मिट्टी का जो गणेश होता है उसकी उस दिन पूजा की जाती है, उसी दिन मौर्य नृत्य विनायक स्थापन से लेकर के और विवाह तक किया जाता है। हाथ में तलवार लेकर बैठे बैठे करते हैं ये लोग। कौन सी जनजाति के लोग? गरासिया जनजाति के लोग। गरासिया जनजाति के लोग मौर्य नृत्य को हाथ में तलवार लेके और बैठे बैठे करते हैं। तलवार ले लेते हैं और बैठ करके करते हैं मौर्य नृत्य को, जो कि विनायक स्थापना से विवाह तक ये चलता है। कौन सा नृत्य? मौर्य नृत्य। समझ रहे हो मेरी बात? मौर्य नृत्य गरासिया जनजाति के महिला, मतलब मौर्य मतलब किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भाई मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जबकि मांदल नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और मौर्य नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो स्टार्ट विनायक स्थापना से विवाह तक चलता है। क्या बात है उसमें? हाथ में तलवार लेकर के बैठे बैठे करते रहते हैं, और क्या उसमें कॉन्सेप्ट में है? ठीक है, अगला पढ़ेंगे, गोकुल मामो जवान रे जाते जवारा नृत्य। जवारा, सर जवारा नृत्य कब किया जाता है? जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व, जैसे हम होलिका दहन जब जलाते हैं ना, लेकिन होलिका दहन से पूर्व, होलिका दहन से पूर्व जवारा नृत्य पहले ही देखो किसके द्वारा किया जाता है। यह एक युगल नृत्य है, महिला व पुरुष दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, होलिका दहन से पूर्व। और क्या लेते हैं? हाथ में
जौ की बाली लेते हैं। जौ जानते हैं ना, जो गेहूँ जैसी होती है ना जौ, तो जौ की बालियाँ लेते हैं और लेकर के होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ये नृत्य करते हैं। कौन? गरासिया जनजाति के लोग। गरासिया जनजाति के लोग कब? होलिका दहन से पूर्व, मतलब होलिका दहन से पूर्व हाथ में जौ की बालियाँ लेते हैं और होलिका के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कौन सा नृत्य करते हैं? जवारा नृत्य। देखो, जाते जवारा और जाते जौ, जाते जवारा और जाते जौ, मतलब जौ की बालियाँ। जवारा नृत्य होलिका दहन से पूर्व होलिका के चारों तरफ चक्कर लगा करके नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। अगला देखेंगे बालरा नृत्य। बालरा, देखो जो बालर है, या बालरा कहो या बालर कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। देखो बालर नृत्य है ना, ये एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। कैसा? बिना वाद्य यंत्र का। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का। अगर देखो, हमने एक नृत्य और पढ़ा था कूद नृत्य, उसमें भी किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और क्वेश्चन में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, और सर उसमें कूद भी हो और बालर भी हो, तो वहाँ पर हमें बालर को ज़्यादा मतलब वो देना है महत्व, ठीक है। अगर दोनों एक ही ऑप्शन में हो तो ठीक है, ये अलग अलग हो तो बालर करना, ठीक है। अगर बालर ना हो ऑप्शन में तब कूद करना, लेकिन बालर को देनी है पहली प्रायिकता। बालर नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है, उसको हम गरासियों की घूमर कहते हैं। गरासियों की घूमर। अब मुझे एक बात बताओ, गरासिया महिलाओं की घूमर किसे कहते हैं? गरासिया महिलाओं की घूमर लूर नृत्य को कहा जाता है, और लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसलिए गरासिया महिलाओं की घूमर कहते हैं। लेकिन बालर नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष और महिला दोनों मिल करके। तो हमने सोचा कि महिला का है या मतलब पुरुष नाम रखें कि नहीं, कुछ भी मत रखो, सीधी कर दो गरासियों की घूमर। तो बालर नृत्य को गरासियों की घूमर कहते हैं। और बालर नृत्य पे ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने रुपए का? ₹2.5 का। ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया था। समझ रहे हो मेरी बात? बालर नृत्य पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 30 अप्रैल 1991। 30 अप्रैल 1991। बालर नृत्य पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? 30 अप्रैल 1991। 30 अप्रैल, कौन सी अप्रैल? 30 अप्रैल 1991। ₹2.5 का। कितने रुपए का? ₹2.5 का। ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया गया था। कौन से नृत्य पे? बालर नृत्य पे। और सर बालर नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो जवाहरलाल। जवाहरलाल। सर वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जो खाली जवाहरलाल है। जवाहरलाल। कलाकार कौन है? जवाहरलाल। बालर नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जवाहरलाल। समझ रहे हो मेरी बात? बालर नृत्य एक बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है, उसको हम गरासियों की घूमर कहते हैं। उस पर डाक टिकट जारी ₹2.5 का 30 अप्रैल 1991 में किया गया था। कब? 30 अप्रैल 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया था। कौन से नृत्य पे? बालर नृत्य पे। सर उसके कलाकार कौन है? जवाहरलाल। जवाहरलाल। सब जो बालर नृत्य है ये कब किया जाता है? सर जी गणगौर के अवसर पर किया जाता है। सर गौर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। तो सर बालर नृत्य कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर। अर्धव्रत बना करके, कैसा? अर्धव्रत बना करके गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अर्धव्रत बना करके धीमी गति से किया जाता है, लेकिन ये अर्धव्रत बना लेती हैं और अर्धव्रत बना करके धीमी गति से किया जाता है। धीमे 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 धीमे। कौन सा नृत्य? बालर नृत्य। बालर नृत्य। और एक हाथ में छाता ले लेते हैं ये लोग और दूसरे हाथ में तलवार। समझ रहे हो मेरी बात? एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में तलवार लेके करते हैं। तलवार लेके। सर मुझे एक बात बताइए, एक मैंने नृत्य पढ़ा जाता, वह कौन सा नृत्य? तुम बताइए कि वह कौन सा नृत्य है जो एक हाथ में छाता लेकर के, तलवार नहीं, सिर्फ छाता लेकर के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो था तेजा नृत्य, जो कि किसानों के द्वारा तेजा जी की आराधना में किया जाता है। वर्षा की कामना है। तो बताया नहीं बताया मैंने? एक हाथ में छाता लेकर के। लेकिन वो ऐसा कौन सा नृत्य है जो सिर्फ तलवार लेके किया जाता है?
तलवार लेके बैठे बैठे किया जाता है, तलवार लेके बैठे बैठे करते हैं। तो वो कौन सा था? मौर्य नृत्य। वो गरासिया जनजाति का है, गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है मौर्य नृत्य। किया जाता नहीं, किया जाता है तलवार लेके, लेकिन चाहता वो तलवार दोनों लेकर के कौन सा नृत्य किया जाता है? वो सर बालरा नृत्य किया जाता है। देखो जरा, एक हाथ में छाता, छाता दूसरे हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में तलवार, बालरा नृत्य किया जाता है। ये तुम्हारे शहरी जनजाति के जितने भी लोक नृत्य थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला पढ़ेंगे भील जनजाति के लोक नृत्य। कौन सी? भील जनजाति के। देखो देखो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी जनजाति है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है, मुझे बताइए भाई काका। तो भील जनजाति, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? कुल जनसंख्या, और राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो उसकी लगभग 41 लाख, कितनी लाख? 41 लाख जनसंख्या है भीलों की। देखो राजस्थान में कुल जनसंख्या 41 लाख है, जो कि राजस्थान की दूसरी 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 41 लाख जनसंख्या, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति मानी जाती है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है कौन सी? भील जनजाति। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मीणा। कौन सी? मीणा। लगभग 43 लाख जनसंख्या है, जबकि भीलों की जनसंख्या, भीलों की संख्या कितनी है? 41 लाख, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो फिर वो मीणा है, सबसे प्राचीन। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, जो कि 41 लाख जनसंख्या निवास करती है। और सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं सर वीर? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वाले क्षेत्र में। जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जो है ना, यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में जो वागड़ वाला क्षेत्र कहलाता है, वहीं पर निवास करती है। वागड़ वाले क्षेत्र में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाले क्षेत्र में, उदयपुर भी आ जाता है थोड़ा। भील जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? सर ये भील जनजाति के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किस देवी की पूजा करते हैं? तो सर ये पार्वती की पूजा करते हैं। किसकी? पार्वती की। ये लोग पार्वती माता को, पार्वती देवी को अपनी आराध्य देवी मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। कौन? भील जनजाति के लोग। द्वारा देखो, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। कुल जनसंख्या 41 लाख, कितनी? 41 लाख। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सर्वाधिक निवास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जो वागड़ वाला क्षेत्र है। और आराध्य देवी पार्वती माता। अगला देखो भील जनजाति। देखो जो भील जनजाति के महिला व पुरुषों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? सर जो महिला नृत्य अब सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो है घूमरा। घूमरा, घूमे रे तेरो घाघरा। तो घूमरा, घूमरा नृत्य महिला पहनती है घूमरा, तो घूमरा नृत्य। भाई घूम लहंगा लहंगा घाघरा भाई जो कहते हैं, तो घूमरा, तो घूमरा नृत्य महिलाओं के द्वारा। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमरा नृत्य। ठीक है, कौन सा? घूमरा नृत्य। ठीक है। और भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुष करते हैं, तो गैर गवरी युद्ध हाथी मना। गैर गवरी, गैर नृत्य, गवरी नृत्य, और युद्ध हाथी मना। समझ रहे मेरी बात? गैर गवरी युद्ध हाथी मना। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमरा, घूमरा नृत्य। और जबकि पुरुषों द्वारा गैर गवरी युद्ध हाथी मना। गैर नृत्य, गवरी नृत्य, युद्ध नृत्य, हाथी मना। गैर गवरी युद्ध हाथी मना। और सर युगल नृत्य कौन कौन से हैं जो भील जनजाति की महिला व पुरुष दोनों मिलके करते हैं?
दोनों मिलके करते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्रिक है उसकी, ट्रिक देखो पहले। मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा जानते हैं क्या? मनरेगा होता है जैसे हम बोलते हैं मिस्टॉल, लेकिन मिस्टॉल का जो शुद्ध नाम है वो है मनरेगा। क्या है? मनरेगा। और मनरेगा क्या है? मनरेगा पर, मनरेगा पर सांप है। किसी ने कहा कि मनरेगा मत जाना, मनरेगा पर सांप है। कहाँ है सांप? कहाँ पे? मनरेगा पे। तो मनरेगा, मनरेगा पर सांप, सांप है। मनरेगा पर सांप है, ठीक है। तो माते मेवड़ा, 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 मैं बड़ा, कौन बड़ा? तू बड़ा का मैं बड़ा? मैं बड़ा। नेजा, 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 नेजा। सर नेजा नृत्य मैंने मीणा जनजाति में ही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अगर ये नेजा नृत्य आ जाए कि किस जनजाति का नृत्य है, तो सर अगर दोनों ऑप्शन एक साथ हों, अलग अलग ऑप्शन में, तो फिर मीणा करना है। लेकिन दोनों एक ही बार में हो, ऐसे आ में, ऐसे आ, तो आ में कौन कौन सी है? मीणा या बील, तो दोनों आ जाएगा। लेकिन अलग अलग हो तो मीणा जनजाति का करना नेजा, ठीक है। देखो युगल नृत्य, माते मैं बड़ा, नेते नेजा, और रेते रमड़ी, रमड़ी। कौन सा? रेते रमड़ी, रमड़ी, रमड़ी नृत्य किया जाता है। भील जनजाति की युगल नृत्य रमड़ी। गाते गोसाई, 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 गोसाई। और पाते पाली नौच। कौन सा नौच? पाली नौच। पाते पाली नौच। राते रमड़ी, रमड़ी, राते रमड़ी। साते सांद, सांद नृत्य। साते सांद, ठीक है, सांद। और पाते पेजड़, पेजड़, पेजड़। सर राते रमड़ी और राते रमड़ी सर एक ही है, पर लेकिन ट्रिक ने थोड़ी ने भाई हिसाब से बनाई थी मैंने, ठीक है। राते रमड़ी, साते सांद, पाते पेजड़, पेजड़, पेजड़। हैते उंदरी, उंदरी। क्या है? उंदरी। और एक अन्य में और है द्विचक्री, द्विचक्री, द्विचक्री याद रख लेना, जो कि भील जनजाति के महिला व पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? महिलाओं द्वारा घूमरा, घूमरा, गैर गवरी युद्ध हाथीमना, जो कि पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। गैर गवरी युद्ध हाथीमना कौन करते हैं? भील जनजाति के पुरुष। ये गोल नृत्य कौन से हैं? मनरेगा पर क्या है? सांप है। मनरेगा पर सांप है। तो माते मेवड़ा, नाते नेजा, रेते रमड़ी, गोते गोसाई, पाते पाली नौच, राते रमड़ी, साते सांत, पाते पेजड़, हेते हुंदरी, ठीक है। माते मेवड़ा, नाते नेजा, राते रमड़ी, गाते गोसाई, पाते पाली नौच, राते रमड़ी, साते सांत, पाते पेजड़, हेते हुंदरी। अन्य में एक द्विचक्री और है, इसको याद रख लेना। ये तुम्हारे भील जनजाति के लोग नृत्य हैं। अब उनको विस्तार से पढ़ते हैं। देखो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे गैर। गैर किसके द्वारा किया जाता है? सर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। देखो गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कनाना और लाकेटा, कनाना गांव और लाकेटा गांव का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा। कनाना और लाकेटा कहाँ पड़ते हैं? बालोतरा में। समझ रहे हो मेरी बात? गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाना और लाखेटा। और सर कनाना और लाखेटा कहाँ पड़ते हैं? बालोतरा में। सर उनके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? जो गैर नृत्य किया जाता है उस समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? सर ढोल, मांदल और मंजीरा। लेकिन इम्पोर्टेंट है ढोल। गैर नृत्य करते समय ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अन्य में आ जाएंगे मांदल और मंजीरा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ढोल। मांदल मंजीरा, मांदल मंजीरा, मंजीरा मांदल मंजीरा। गैर नृत्य के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो सर धमाल, फाग और रंगीला। धमाल, धमाल, फाग, फाग, रंगीला, रंगीला। धमाल, फाग, रंगीला, जो कि गैर नृत्य करते समय गीत गाए जाते हैं। कौन कौन से? धमाल, फाग और रंगीला। समझ रहे? समझ रहे क्या? देखो अब देखें कि सर जो गैर नृत्य है ये आयोजित कब होता है, कब किया जाता है? तो सर जे होली के अवसर पर किया जाता है। और सर होली कब पड़ती है? फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन के महीने में।
गैर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली कब पड़ती है? फाल्गुन के महीने में। सर जो गैर नृत्य हैं, गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सर जो नृत्याकार हैं उसको जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? गैरिये। गैर थे गैरिये, गैरिये, गैरिये। और सर जो गैर नृत्या मतलब जो गैर नृत्याकार होते हैं इसको जो करते हैं, जो पोशाक पहनते हैं, क्या पहनते हैं? पोशाक। पोशाक को क्या कहते हैं? आंगी। आंगी कहते हैं, आंगी। आंगी क्या कहते हैं? आंगी। सर मैंने एक नृत्य, एक गीत है, लोकगीत, उसका नाम है मूमल। जो मूमल गीत है ना, वो महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा को लेकर के किया जाता, गाया जाता है। और सर उसमें जो महेंद्र ना, महेंद्र के ऊँट का नाम क्या है? चीतल। लेकिन घोड़ी, वो ऊँटनी का नाम क्या है? आंगी। ऊँटनी का नाम भी क्या है? आंगी। और गैर नृत्य के पोशाकों भी क्या कहते हैं? आंगी। जो गैर नृत्य के जो नृत्याकार होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो पोशाक पहनते हैं, उन पोशाकों को क्या कहते हैं? आंगी कहते हैं, आंगी। आंगी। और सर नृत्याकारों को क्या कहते हैं? गैरिये। गैरिये। सर कब किया जाता है? होली के अवसर पर, फाल्गुन के महीने में। दोबारा देखो, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कनाना, कनाना, लाखेटा। लाखेटा, कनाना, लाखेटा कहाँ पड़ते हैं? बालोतरा में। तो गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा का। लेकिन बालोतरा में कौन कौन से क्षेत्र? कनाना और लाखेटा। सर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? गैर नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से ढोल। मुख्य रूप से ढोल। और अन्य में मानदल और मंजीरा। मानदल, मंजीरा। गीत कौन कौन से गाए जाते हैं सर? तो धमाल, धमाल, फाग और रंगीला। धमाल, फाग, रंगीला। ठीक है। गैर नृत्य करते समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? धमाल, फाग और रंगीला। सर आयोजित कब होता है? होली के अवसर पर, फाल्गुन के महीने में। सर नृत्याकार को क्या कहते हैं? जो गैर नृत्य करते हैं उन नृत्याकार को क्या कहते हैं? गैरिये। गैर, गैरिये। और सर जो पोशाक होते हैं, पहनते हैं, जो गैर नृत्याकार होते हैं, जो पोशाक को क्या कहते हैं? आंगी। आंगी। यहाँ तक समझ में? आगे देखो, देखो गैर, जो गैर है ना, गैर नृत्य। देखो ऐसे जी, अब चारों बगल क्या होता है? एक बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो ढोल बजाता है। और फिर चारों बगल मतलब गहरा सा बना लेते हैं, गहरा सा। ठीक है। चारों बगल लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और वे क्या करते हैं? उनके हाथ में बांस की लकड़ी होती है, डंडे ले लेते हैं। ठीक है। और एक दूसरे को आगे पीछे करके बजाते रहते हैं, मतलब आगे पीछे करके एक दूसरे की लौट मतलब डंडे को पीटते रहते हैं। ठीक है। वो आगे बढ़ जाते हैं, नौ करके नौकत जाते हैं, नौकत जाते हैं। ठीक है। समझ रहे मेरी बात? देखो तो जो नृत्यकार होते हैं ना, और हाथ में क्या लेते हैं? लकड़ी के डांडे। लकड़ी के डांडे। कौन सी लकड़ी के? बांस की लकड़ी के। तो बांस की जो हाथ में लकड़ी के डांडे होते हैं उन्हें खांडे कहते हैं, खांडे। पूछ ले कि गैर नृत्य करते समय जो लकड़ी के डांडे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर खांडे कहते हैं, खांडे। क्या कहते हैं? खांडे। और सर जो नृत्याकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैरिये। मैंने बताया क्या जरा? गैरिये मैंने बताया ना, गैरिये। ठीक है। क्या कहलाते हैं? गैरिये। जो नृत्याकार होते हैं वो गैरिये कहलाते हैं। और जो रंग बिरंगे पोशाक पहनते हैं उन्हें आंगी कहते हैं। जो नृत्याकार होते हैं ना, वो रंग बिरंगे पोशाक पहन करके नृत्य करते हैं, हाथ में लकड़ी के डांडे लेते हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं। उन डांडों को खांडे कहते हैं, नृत्याकारों को गैरिये कहते हैं, गैरिये। और रंग बिरंगे जो पोशाक होते हैं उन्हें आंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगी। और सर जो मध्य में ढोल बजाने का जो काम करता है वो क्या कहलाता है? वो सर नागड़िया कहलाता है, नागड़िया। नागड़िया। क्या लिया? नागड़िया। गैर नृत्य करते समय जो मध्य में ढोल बजाता है जी, सर उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस मध्य में ढोल बजाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वो नागड़िया कहलाता है, नागड़िया। नाचड़िया नहीं, नागड़िया। नाचड़िया किसे कहते हैं? नाचड़िया कहते हैं जो मैंने नृत्य पढ़ा, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य के जो नृत्याकार होते हैं वो नाचनिया कहलाते हैं। लेकिन गैर नृत्य करते समय जो मध्य में ढोल बजाता है उसको हम नागड़िया कहते हैं, नागड़िया। नागड़िया। गात याद रखना, ग और ग। तो नागड़िया, नागड़िया।
समझ रहे हो मेरी बात। गैर नृत्य करते समय हाथ में लकड़ी के डांडों को क्या कहते हैं, खांडे, और डांडे बांस की लकड़ी के होते हैं। नृत्याकारों को गैरिये कहा जाता है, गैरिये। रंग बिरंगे जो पोशाक होते हैं उन्हें आंगी कहते हैं, आंगी। और सर मध्य में जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति होता है वो नागड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है, नागड़िया। समझ रहे हो मेरी बात। अब आगे देखो गैरों के प्रकार। सर गैरों की जो गैर नृत्य ना, उस गैर नृत्य के प्रकार भी हैं। कौन कौन से प्रकार हैं देखो। एक तो होती है राव जी की गैर। राव जी की गैर, किसकी गैर, राव जी की गैर। दूसरा तलवारों की गैर। ये सब गैरों के प्रकार हैं। राव जी की गैर, तलवारों की गैर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। ठीक है। उसके बाद घूमर घूमरा गैर, घूमर घूमरा गैर। आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर। ये सब क्या है, गैरों के प्रकार और भी हैं देखो। उंडा कुंडा गैर, उंडा कुंडा गैर। तितलिया गैर, तितलिया, लगभग 5 6 गैर है। ठीक है, 6। उंडा कुंडा गैर, तितलिया गैर। अब ये कहते याद करो देखो। गैरों के प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राव जी की गैर। कौन सी गैर, राव जी की। राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडौर। मंडौर जोधपुर, मंडौर। वैसे भी तो कहते हैं राव शासक, राव चूड़ा, राव तो राव थे, राव जी। और राव जी भाई साहब मुझे बताइए राव कहाँ के शासक लगाते थे, मंडौर के, जोधपुर के। तो मंडौर जोधपुर। राव जी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मंडौर जोधपुर। मुझे बात बताइए, जैसे हम बोलते ना राव चूड़ा, राव जसवंत, राव जसवंत, राव चूड़ा, बोलते नहीं बोलते हम। तो राव और इनका अधिकार कहाँ पे था, कहाँ पर शासन करते थे, मंडौर वाले क्षेत्र पे, मंडौर जोधपुर। तो राव जी की गैर मंडौर जोधपुर। जो कि शासक थे, मैंने बताया ना शासक, तो शासक जैसी वेशभूषा पहन करके नृत्य करते हैं जी, शासकों जैसी। जैसे शासक जैसी वेशभूषा पहन लेंगे, मतलब वस्त्र पहन लेंगे, और फिर नृत्य करेंगे, वो कहलाते हैं राव जी की गैर। मंडौर जोधपुर, शासकों जैसी वेशभूषा पहनकर। समझ में आई। आगे देखो तलवारों की गैर, तलवार, तलवारों की गैर। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, ओंकेश्वर महादेव मंदिर, ओंकेश्वर महादेव मंदिर, ओंकेश्वर। ओंकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ नहीं है, मैनार में। और मैनार कहाँ पर है, जोधपुर में। सर राव जी की गैर भी जोधपुर की प्रसिद्ध है, राव जी की गैर भी जोधपुर की प्रसिद्ध है, और तलवारों की गैर भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बस फर्क इतना है कि तलवारों की गैर एक महादेव, जोधपुर में एक स्थान है मैनार, और मैनार में एक मंदिर है ओंकेश्वर महादेव मंदिर। ओंकेश्वर महादेव मंदिर में तलवारों की गैर खेली जाती है। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हो क्या। प्रारंभ कब हुई थी सर बताइए, प्रारंभ, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो क्या। मैनार, सर मैनार कहाँ पे पड़ती है, एक बार मिनट रुको मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है देखो, ये गलत है, समझ रहे हो मेरी बात, ये गलत हो गया है। जो मैनार है ना, मैनार, सर मैनार है ना जोधपुर में नहीं पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात, जोधपुर में नहीं है। कहाँ पर है, उदयपुर में, उदयपुर, उदयपुर। ठीक है। राव जी की गैर कहाँ पर खेली जाती है, मंडौर जोधपुर में। जो कि शासकों, देखो मेरी बात सुनो, गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो जाए तो स्वीकार करो उसको, गलत नहीं होना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। तलवारों की गैर, ओंकेश्वर महादेव मंदिर, मैनार उदयपुर। उदयपुर में एक स्थान है मैनार, कौन सा स्थान, मैनार। और मैनार में एक मंदिर पड़ता है ओंकेश्वर महादेव मंदिर। ओंकेश्वर महादेव मंदिर में तलवारों की गैर खेली जाती है। सर उदयपुर में किन का शासन था, मेवाड़ में, तर राणाओं का। तो कब ये तलवारों की गैर कब प्रारंभ की गई थी, 1599 में, राणा अमर सिंह के शासनकाल में, राणा अमर सिंह के शासनकाल में।
जो कि मैनारिया जाति के लोगों द्वारा खेली जाती है। मैनारिया, भाई मैनारिया तो मैनार कहाँ खेली जाती है? मैनार में। किन जाति के लोगों द्वारा? मैनारिया जाति के लोगों द्वारा। कौन सी गैर? तलवारों की गैर। और प्रारंभ कब हुई थी? 1599 राणा अमर सिंह के शासनकाल में। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? औंकेश्वर महादेव मंदिर। औंकेश्वर महादेव मंदिर, मैनार उदयपुर। मैनार उदयपुर। प्रारंभ 1599 में। किसके शासनकाल में? राणा अमर सिंह के शासनकाल में, जो कि मैनारिया जाति के लोगों द्वारा खेली जाती है। भाई मैनाते मैनारिया और मैनार कौन सी गैर? तलवारों की गैर। आगे देखो, घूमर घूमरा। घूमर घूमरा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की। घूमर घूमरा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा। सर प्रारंभ कब, मतलब घूमर घूमरा जो गैर है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 1970 में। 1970 में निहाल अजमेरा के द्वारा। निहाल अजमेरा के द्वारा घूमर घूमरा गैर प्रारंभ की गई थी। कब? 1970 में। लेकिन तलवारों की गैर कब प्रारंभ की गई थी? 1599 राणा अमर सिंह के शासनकाल में, जो कि मैनारिया जाति के लोगों द्वारा खेली जाती है। और तलवारों की गैर औंकेश्वर महादेव मंदिर, मैनार उदयपुर में। ठीक है। और घूमर घूमरा गैर भीलवाड़ा में, जो कि प्रारंभ किसने की? निहाल अजमेरा ने। कब? 1970। 1970। तलवारों की गैर 1599, घूमर घूमरा गैर 1970। और एक है आंगी बांगी गैर। आंगी बांगी गैर। आंगी बांगी गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? कनाना गांव बालोतरा। कनाना गांव बालोतरा। सर घरासी जनजाति सबसे ज्यादा निवास कहाँ करती है? कनाना और लाखेटा बालोतरा में। तो आंगी बांगी गैर कहाँ की है? कनाना गांव बालोतरा। कनाना गांव बालोतरा। समझ रहे हो मेरी बात? ये गैरों के प्रकार हैं सब, जैसे मैंने पढ़ा राव जी की गैर, तलवारों की गैर, घूमर घूमरा गैर, आंगी बांगी गैर। इसमें चार है ना, दो उधर की साइड है। तो राव जी की गैर, तलवारों की गैर, घूमर घूमरा गैर, आंगी बांगी गैर। ठीक है। अब इधर देखो, देखो उंडा कुंडा। उंडा कुंडा। उंडा कुंडा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? चुरू की। कहाँ की प्रसिद्ध है? चुरू। चुरू। उंडा कुंडा। उंडा कुंडा। उंडा कुंडा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? चुरू की। उंडा कुंडा। उंडा कुंडा। उंडा कुंडा गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? चुरू। चुरू 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 और चुरू चुरू चुरू। उंडा कुंडा चुरू। उंडा कुंडा। ठीक है। और तितलिया गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवात। तितलिया गैर, ये गैर सबसे प्रसिद्ध है। कैसे है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी गैर है जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। एकमात्र गैर है जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं। ये सभी की सभी गैर पुरुषों के द्वारा खेली जाती हैं। चाहे राव जी की गैर हो, चाहे तलवारों की गैर हो, चाहे घूमर घूमरा गैर हो, चाहे उंडा कुंडा की गैर हो, और चाहे तुम्हारी कौन सी गैर है? एक जे आंगी बांगी की गैर हो, चाहे उंडा कुंडा की गैर हो, चाहे तितलिया की गैर हो। लेकिन तितलिया, तितलिया, तितली कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है तितली। ठीक है। तो स्त्रीलिंग तो महिला द्वारा खेली जाती है। तितलिया गैर कहाँ खेली जाती है? मेवात वाले क्षेत्र में। ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र ना, वहाँ पर खेली जाती है। और उंडा कुंडा की गैर चुरू में खेली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? गैर समझ में आ गई सभी गैर। गैर नृत्य समझ में आया, गैरों के प्रकार समझ में आ गए। अब पढ़ेंगे हम गवरी नृत्य, जो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। देखो गवरी, देखो गवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। समझ रहे हैं मेरी बात? गवरी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखो जो गवरी नृत्य है, कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। गवरी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और गवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उदयपुर का और वागड़ वाले क्षेत्र का। उदयपुर और वागड़, अगर दोनों अलग अलग आ जाएं तो उदयपुर करना है। गवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। वागड़ वाला जो मतलब जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर। लेकिन दोनों अलग अलग आए तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य।
समझ रहे मेरी बात? हमने भाई कौन कौन से पढ़े हैं? एक गैरित नृत्य पढ़ा है और गैरों के प्रकार पढ़े हैं। गैर और गैर के बाद गवरी, गवरी नृत्य, उदयपुर, वागड़। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। सर जो गवरी नृत्य है वो किसको समर्पित है? तो माता पार्वती को। क्यों? क्योंकि हम कौन से जनजाति के लोग नृत्य पढ़ रहे हैं? भील जनजाति के। मुझे बात बताइए, भील जनजाति की जो आराध्य देवी है वो कौन सी है? माता पार्वती। तो भील जनजाति के लोगों द्वारा जो गौरी नृत्य किया जाता है तो समर्पित भी किसको है? माता पार्वती को। सर उसका गौरी नाम कैसे पड़ा था? क्यों? क्योंकि माता पार्वती को किस नाम से जाना जाता है? गौरी के नाम से। और गौरी के नाम पर ही क्या पड़ा है? गौरी। क्या पड़ा है? गौरी। गौरी नृत्य पड़ा है। सर गौरी नृत्य करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मांदल, मांदल, मांदल। गौरी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सर मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल, मांदल। समझ रहे मेरी बात? जो मांदल वाद्य यंत्र ना, ये माता पार्वती को ही समर्पित है। जो वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र, ठीक है। और सर ये प्रारंभ कब किया जाता है? मांदल गौरी जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये प्रारंभ कब होता है? तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, जो कि लगभग 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य, जो कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है, लगभग 40 दिन तक चलता है। सावन भादों के महीने में, सावन भादों के महीने में। गौरी नृत्य कब किया जाता है? सावन भादों के महीने में। सावन भादों, समझ रहे मेरी बात? सावन भादों के महीने में गौरी नृत्य किया जाता है, लगभग 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। लेकिन गौरी नृत्य कब होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। वागड़ का भी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर का। समर्पित किसको है? माता पार्वती को। माता पार्वती को किस नाम से जाता है? गौरी के नाम से। गौरी के नाम पर क्या पड़ा है? गौरी। वाद्य यंत्र कौन सा है? गौरी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मांदल, मांदल। और गौरी नृत्य प्रारंभ कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, जो कि सावन भादों के महीने में ये मतलब नृत्य किया जाता है। लगभग 40 दिन तक चलता है। समझ में आई? और इसके अन्य नाम देखो गौरी नृत्य के हम मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। मेरू नाट्य। गौरी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य के नाम से। सर मेरू नाट्य क्यों कहते हैं? मेरू नाट्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और सबसे प्राचीन, अगर पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन लोक नृत्य किसे कहा जाता है? तो गौरी नृत्य को कहा जाता है। और इसलिए हम उसे मेरू नाट्य नृत्य भी कहते हैं। मेरू नाट्य नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अब प्राचीन होने के कारण गौरी नृत्य को मेरू नाट्य नृत्य कहा जाता है। और नृत्य के समय कौन कौन सी, देखो लघु नाटिकाएं। लघु नाटिका का मतलब होता है जो छोटी छोटी नाटिकाएं होती है ना, वो दिखाई जाती हैं गौरी नृत्य करते समय, क्योंकि 40 दिन तक तो चलता है। तो छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, जो नाटिकाएं होती हैं, वो भी दिखाई जाती हैं। तो नृत्य के समय कौन कौन सी? कान गुजरी मीणा व अट्टम जैसी लघु नाटिका दिखाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आज भी चुका है कि कान गुजरी मीणा व अट्टम जैसी लघु नाटिकाएं किस नृत्य के साथ दिखाई जाती हैं? तो गौरी नृत्य के समय। गौरी नृत्य के समय कान गुजरी मीणा, ये क्या एक नाटिका है? नाटिका, लघु नाटिका, छोटी नाटिका। और अट्टम, अट्टम, कान गुजरी मीणा व अट्टम जैसी लघु नाटिकाएं दिखाई जाती हैं गौरी नृत्य के समय। अगर क्वेश्चन आ जाए गौरी नृत्य के समय कौन कौन सी नाटिका दिखाई जाती हैं, तो कान गुजरी मीणा और अट्टम। और देखो सर गौरी नृत्य की अन्य प्रसंगों को गौरी नृत्य के साथ जोड़ना गौरी की गम्मत या घाई कहलाती है। सर हमारी समझ में नहीं आया। जैसे कोई अन्य प्रसंग होते हैं, प्रसंग मतलब कहानियाँ, जैसे मैंने कहा कान गुजरी, कान गुजरी और अट्टम। इन कान गुजरी व अट्टम जैसी जो लघु नाटिकाएं होती हैं ना, उनको गौरी नृत्य के साथ जोड़ना, मतलब उनको साथ दिखाना, उसको क्या कहते हैं? गौरी की गम्मत कहते हैं। गौरी तो नृत्य हो गया, उसकी क्या कहते हैं? गम्मत या घाई।
मतलब अन्य प्रसंग मतलब जो नाटकाएं, जो अन्य नाटकाएं होती हैं, समझ रहे हो मेरी बात, अन्य जो नाटकाएं होती हैं। भाई गौरी नृत्य तो मतलब ये भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी नाटकाएं भी दिखाई जाती हैं, जैसे कान गुजरी मीणा, अट्टम जैसी नाटकाएं दिखाई जाती हैं। उनको इस नृत्य के साथ जोड़ना, सर ये लोक नाट्य भी है, गौरी नृत्य एक नाट्य भी है। नृत्य कम होता है और नाट्य ज़्यादा होता है इसमें, नृत्य तो कम है, नाट्य ज़्यादा है। तो उन छोटी छोटी जो नाटिका को उस मतलब इस नाट्य के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, गौरी की गम्मत या घाई, गौरी की गम्मत या घाई कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कान गोजरी मीणा, अट्टम जैसी जो लघु नाटक है, अब उनको इसके साथ जोड़ना मतलब दिखाना, उसी को क्या कहते हैं, गौरी की गम्मत या घाई कहलाती है, गौरी की गम्मत या घाई कहलाती है। ठीक है। और नृत्य कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक। लेकिन जो 40वां दिन होता है, जो गौरी नृत्य का जो 40वां दिन होता है, 40वां दिन, वो किस नाम से जाना जाता है, तो चेलम के नाम से। चेलम, चेलमो, चेलम नहीं, चेलम चेलम। तो याद रखिए, चाते 40 और 40 चेलम, चेलम। गौरी नृत्य का जो 40वां दिन होता है वो चेलम कहलाता है। क्यों? क्यों? चाते 40 और चाते चेलम, चेलम चेलम, 40 चेलम, 40 40 40 चेलम चेलम। तो गौरी नृत्य का 40वां दिन क्या कहलाता है, चेलम के नाम से। समझ में? सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है जी। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य या सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है, तो गौरी। क्योंकि नृत्य कम और नाट्य अधिक है, नाट्य ज़्यादा है जी। सबसे प्राचीन नाट्य माना जाता है। सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है, गौरी, गौरी, गौरी नृत्य। नृत्य को या नाट्य को, समझ रहे मेरी बात। देखो उसका सूत्रधार, गौरी नृत्य करते समय जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है, कुटकुड़िया, 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 कुटकुड़िया कहलाता है। जो गौरी नृत्य होता है, गौरी नृत्य का जो सूत्रधार होता है, सूत्रधार का मतलब होता है जो मैनेजमेंट करके रखता है, जो एक मुखिया सा होता है उसमें, ठीक है, उसका जो सूत्रधार होता है उसको मैनेजमेंट करके रखता है, वो व्यक्ति कुटकुड़िया कहलाता है, कुटकुड़िया। क्वेश्चन आ जाए कि गौरी नृत्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, या गौरी नृत्य करते समय जो सूत्रधार होता है वो किस नाम से जाना जाता है, कुटकुड़िया के नाम से। कुटकुड़िया, कुटकुड़िया, कुटकुड़िया कहलाता है। समझ में भाई। और देखो गौरी नृत्य, देखो गौरी नृत्य की मैंने कैसे कहा कि 40 दिन तक चलता है, जो 40वां दिन होता है वो चेलम के नाम से जाना जाता है। और सर एक और ख़ास बात है, मैं बताऊं तो मैं बताता हूँ कि गौरी नृत्य जो नृत्याकार होते हैं ना, वो 40 दिन तक ना तो शराब पिएंगे, ना मांस खाएंगे, और ना महिलाओं के साथ उठक बैठक करेंगे। उठक बैठक मतलब समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब महिलाओं का त्याग करना पड़ता है, महिलाओं से दूर रहते हैं जी लोग। हाँ ठीक है। और ना ये ज़मीन पर सोते हैं, मतलब सॉरी खाट वगैरह पर नहीं सोते हैं जी, ज़मीन पर सोते हैं। कहाँ सोते हैं, ज़मीन पर। और 40 दिन तक तो साज स्नान नहीं करते हैं, ये और बात है। गौरी नृत्य करते समय जो नृत्याकार होते हैं वो 40 दिन तक नहाते धोते नहीं हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा बताया था कि नहा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन तक कौन रह रहा है यार, सही है कि नहीं, कौन ही रह रहा है। लेकिन हम तो किताबी की दृष्टि से पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, नहीं तो पढ़ना होगा। ठीक है। देखो जो गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य के जो नृत्याकार होते हैं वो 40 दिन तक, कितने दिन तक, 40 दिन तक शराब, मांस, शराब का सेवन नहीं करते हैं, ना मांस को खाते हैं, और महिला का त्याग करना पड़ता है लाला 40 दिन तक। और देख लो भाई साहब, को महिला का त्याग कर सके 40 दिन तक तो गौरी नृत्य करना, नहीं बिल्कुल मत करना, देख लेना। ठीक है। और ज़मीन पर सोते हैं भाई साहब, ज़मीन पर सोते हैं और वह स्नान नहीं करते हैं जो लोग, गौरी नृत्य के जो नृत्यकार होते हैं। और गौरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, घरासी जनजाति के द्वारा। और मैंने कहा था कि जिस शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी नृत्य किस पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और कथा तो सबको पता है कि भस्मासुर ने माता पार्वती से शादी करना चाहता था। तो माता पार्वती से शादी करना चाहता था। भस्मासुर को ऐसा मतलब एक वो था वरदान कि अगर कोई इसके सिर पे, किसी के सिर पे हाथ रख देगा तो तुरंत भस्म कर देगा। और भस्मासुर भाई साहब किसके पीछे पड़ गया, शिव के। अगर शिव ही नहीं रहेगा तो माता पार्वती से मैं ये तब शादी कर लूँगा। तो भाई शिव इधर उधर भटकता रहा, धोखता रहा।
और शिव ने आशीर्वाद मतलब, और शिव ने ही वरदान दिया था, और शिव के पीछे पड़ गया। वो कहानी अलग है, तुम मतलब जे किस, ठीक है बात छोड़ो, ठीक है। तो किसकी कथा पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ठीक है। लेकिन इसकी कथा दिखाई जाती है 40 दिन तक, लेकिन छोटी छोटी जो नाटकाएँ होती हैं वो भी दिखाई जाती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा अट्टम, अट्टम खाने कहा मैंने, अट्टम अट्टम, कान गुजरी मीणा, कान गुजरी मीणा जी क्या है, छोटी छोटी नाटकाएँ, और उनको गवरी नृत्य के साथ दिखाया जाता है, जोड़ा जाता है, और उसको गवरी की गम्मत या घाई कहते हैं, मैंने बताया। और सर गवरी नृत्य करते समय जो शिव का अभिनय करता है, शिव का अभिनय करता है, जो शिव का रूप धारण करता है, वो क्या कहलाता है? पुरिया, पूरिया के नाम से, पूरिया। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, और शिव का अभिनय करने वाला, शिव का अभिनय वाला करने वाला क्या कहलाता है? पूरिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गवरी नृत्य करते समय जो शिव का अभिनय करता है, शिव का अभिनय करने वाला क्या कहलाता है? सर पूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरिया, पूरिया, पूरिया कहलाता है। समझ रहे मेरी बात? पूरिया कहलाता है। और आगे देखो, देखो ये क्या है, मैं समझाऊँ, मैं बताता हूँ। ये है तुम्हारा त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। जो तुम्हारा त्रिशूल हो गया, त्रिशूल हो गया। अब देखो एक पक्ष तो इधर खड़ा हो जाता है और दूसरा पक्ष इधर खड़ा हो जाता है, मतलब ये त्रिशूल बीच में लेकर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, और वो होता है भगवान शिव, जो कि पूरिया कहलाता है। देखो शिव त्रिशूल पकड़ के खड़ा हो जाता है बीच में, और इधर की साइड एक पक्ष, इधर की साइड दूसरा पक्ष, ठीक है। अब पहला पक्ष भगवान शिव भस्मासुर की कथा का वाचन करता है, मतलब इधर कोई पहला पक्ष होता है ना, पहला पक्ष, इधर की साइड पहला पक्ष, उधर की साइड दूसरा पक्ष। अब क्या होता है, इसका जो पहला पक्ष होता है वो भगवान शिव और भस्मासुर की कथा का वाचन करता है, बोलता है, वाचन करता है। सर वो पहला पक्ष होता है जो भस्मासुर की कथा का वाचन करता है, वो झामट्या, झामट्या कहलाता है। झामट्या, 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 क्या कहलाता है? झामट्या, जो शिव भस्मासुर की कथा का वाचन करता है। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष होगा वो इसको दोहराता है। जो एक पक्ष इधर जैसे जो भस्मासुर की कथा का वाचन करेगा, वो दूसरा पक्ष उसको दोहराता है, मतलब दोबारा बोलता है, उसको कहते हैं खड़क्या, खड़क्या। क्या बोलते हैं? खड़क्या, खड़क्या। जो पहला पक्ष बोलेगा झामट्या, झामट्या, लेकिन उसको जो दोहराएगा वो खड़क्या, खड़क्या कहलाएगा। समझ रहे मेरी? फिर एक पक्ष जिधर आएगा, फिर क्या होगा? अब इसने बोल दिया, अब ये दूसरा बोलता है, फिर दूसरा बोलता है। शिव भस्मासुर की कथा का वाचन नहीं करता है, अब इसने बोल दिया, तो इधर खड़ा हो गया, इधर के सामने फिर ये खड़ा हो गया, फिर इधर एक ये इधर खड़ा हो गया, फिर इसके सामने ये खड़ा हो गया, फिर एक खड़ा हो गया, इधर सामने ये खड़ा, मतलब तीन, एक की साइड, एक साइड की तरफ तीन खड़े हो जाते हैं ग्रुप से, मतलब इधर फिर यहाँ पर यहाँ पर इधर के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ के सामने ये, एक के सामने ये, यहाँ के सामने ये। अब ये पहला मतलब व्यक्ति है, ऐसा पहले मतलब वो है, ठीक है, ग्रुप वगैरह। तो जिस शिव भस्मासुर की कथा का वाचन करेगा तो वो झामट्या, झामट्या कहलाएगा, लेकिन उसको जो उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो दोहराएगा, वो कहलाएगा खड़क्या, खड़क्या। फिर उन्होंने बोल दिया, फिर उसका नंबर, इसके बाद जिनका नंबर आता है, फिर दूसरा बोलता है। शिव भस्मासुर की कथा का वाचन नहीं करता है, मतलब पर दूसरा बोलता है, जी पक्ष बोलेगा, जी बोलेगा, वो कहलाएगा एक ही, एक ही। क्या कहलाएगा? एक ही, एक ही। फिर उसको जो दोहराएगा, फिर उसको कहेंगे बेकी, 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 बेकी चाल है, गाना है क्या? बेकी, बेकी, एक ही, एक ही, बेकी, बेकी। याद कुछ नहीं है, एक ही बेकी, एक ही, एक ही, बेकी, बेकी। फिर क्या होता है? तीसरा, फिर तीसरा ग्रुप आ जाएगा। फिर वो क्या, फिर वो तीसरा ग्रुप है ना, वो बोलेगा, शिव भस्मासुर की कथा का वाचन करता है, वो कहलाता है काली, 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 काली जुल्फ़े तेरी, काली, काली। फिर उसको उसके सामने जो खड़ा है वो दोहराएगा, वो गुजरी, गुजरी कहलाता है, गुजरी, गुजरी। काना, काना नहीं, काला, काला, कैसा है? काना, काना कहरे गुजरी, गाना है क्या? काला, काला कहरे गुजरी, ठीक है। तो काला, काला थे, काली, काली, गुजरी थी, गुजरी, गुजरी। काला, काला कहरे गुजरी, तो काला थे, काली, काली। तीसरा पक्ष बोलता है उसको, तो उसको दोहराएगा, वो गुजरी, गुजरी कहलाता है। मिलान करने का पूछ लेगा कि काली, काली के सामने वो जो दोहराता है वो क्या कहलाता है? गुजरी, गुजरी, एक ही, बेकी, बेकी, और झामट्या, झामट्या, खड़क्या, खड़क्या, झामट्या, झामट्या, खड़क्या, खड़क्या, एक ही, बेकी, बेकी, काली, काली, गुजरी, गुजरी। याद कर लेना, एक ही, बेकी, बेकी, काली, काली कहरी गुजरी, काली, काली, गुजरी, गुजरी। और जिसको जो त्रिशूल लेके खड़ा होता है वो सर कौन होता है? जिस शिव होते हैं, भगवान शिव होते हैं, वो पूरिया कहलाता है। मैं बता चुका हूँ इसको, तो पूरिया कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो,
देखो, अब देखो गवरी, देखो गवरी नृत्य करते समय उसमें 3 पात्र होते हैं, मुख्यतः 3 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? 3। एक होता है मानव का पात्र। किसका पात्र? मानव का पात्र। एक होता है पशु पात्र, जो पशुओं का अभिनय करता है। एक होता है दानव और देवी, मतलब दानव जो राक्षसों का अभिनय करता है, और एक देवी देवता का जो अभिनय करता है। उसमें मुख्यतः 3 पात्र होते हैं। कौन सा? एक मानव का, एक पशु और दानव। समझ रहे हो मेरी बात? जो मानव पात्र होता है वो क्या कहलाता है? बुढ़िया। बुढ़िया कहलाता है, बुढ़िया। जो मानव का पात्र करता है वो बुढ़िया कहलाता है, बुढ़िया। जो कि मुख्य पात्र कहलाता है मानव पात्र, बुढ़िया। और दूसरा जो होता है वो पशु पात्र होता है, जो पशुओं का रूप धारण करता है, वो सर नार कहलाता है। जैसे नार का शेर, नार शेर कहलाता नहीं है, लेकिन पशु पात्र जो जैसे नार बनता है, कोई रीचा बनता है। रीचा मतलब मादा। रीचा कौन सा? मादा रीचा। जो रीच होती नहीं है, रीच रीच वगैरह, वो कौन सी? मादा। और नार, नार। एक दानव और देवी का पात्र रूप धारण करता है। जैसे जो दानव का जो अभिनय करता है वो भंवरिया कहलाता है। गवरिया नृत्य, जो गवरी नृत्य करते समय जो दानव का अभिनय करता है वो भंवरिया कहलाता है। और जो पार्वती का अभिनय करेगा वो रुइया कहलाएगा, रुइया। और गवरी नृत्य को रुई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गवरी नृत्य को रुई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जो कि माता पार्वती का अभिनय करने वाला व्यक्ति होता है वो रुइया कहलाता है। जो दानव का अभिनय करेगा वो भंवरिया कहलाएगा। और जो शिव का अभिनय करेगा वो पूरिया कहलाएगा। भंवरिया, रुइया, पूरिया। भंवरिया, रुइया, पूरिया। समझ गए ना मेरे? जो दानव का पात्र करते हैं, मतलब जी दानव का पात्र अभिनय करने वाला भंवरिया, पार्वती का अभिनय करने वाला रुइया, और शिव का अभिनय करने वाला पूरिया। पूछ ले कि मतलब गवरी नृत्य करते समय जो शिव का अभिनय करता है वो क्या कहलाता है? पूरिया। जो पार्वती का अभिनय करता है रुइया। जो दानव का अभिनय करता है भंवरिया। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे देखो, देखो ये है पशु गायत्री नाट्य। समझना, पहले मैं पढ़ रहा हूँ क्या है ये पशु गायत्री नाट्य। उसके लेखक कौन है? भानु भारती। ये गवरी नाट्य पर आधारित है। अब देखो, एक नाट्य है, उस नाट्य का नाम है पशु गायत्री। उस नाटक का नाम क्या है? पशु गायत्री नाट्य। और जो पशु गायत्री नाट्य है उसके लेखक कौन है? भानु भारती। कौन सी भारती? भानु भारती। ये नाट्य गवरी नाट्य पर ही आधारित है, मतलब उसके आधार पर ही ये नाट्य किया जाता है। कौन सा? पशु गायत्री नाट्य। समझ रहे हो मेरी बात? अगर पूछ ले कि वह कौन सा नाट्य है जो गवरी नाट्य पर आधारित है, तो पशु गायत्री, पशु गायत्री नाट्य। उसके लेखक कौन है? भानु भारती। कौन सी लेखक है? भानु भारती। जो कि गवरी नाट्य पर ही आधारित है जी, मतलब पशु गायत्री। गाते गवरी और गाते गायत्री। कौन सी गायत्री? पशु गायत्री। पशु गायत्री नाट्य गवरी नाट्य पर आधारित है। और गवरी नाट्य के लेखक कौन है? गवरी वो पशु गायत्री नाट्य के लेखक कौन है? भानु भारती। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, मुझे एक बात बताओ, जो गवरी नृत्य है या जो गवरी नाट्य है वो कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक। और 40वें दिन क्या करते हैं? शिव और पार्वती की मूर्ति को लेकर के विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं? विसर्जन। उसको क्या कहते हैं? बलावल या गढ़ावल। बलावल, वल और वल, लेकिन उसमें क्या जुड़ रहा है? बलावल, गढ़ावल। मैं यूँ कह रहा हूँ, ऐसे गवरी नृत्य स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर मतलब ये लगभग कम से कम 40 दिन तक चलता है। और 40वें दिन को तो चेलम कहते हैं, लेकिन 40वें दिन जो माता शिव पार्वती की मूर्ति होती हैं उनको क्या मतलब ऐसा बताया था कि 40 दिन तक मतलब जो कुम्हार के घर से जो मिट्टी की जो मूर्ति होती हैं वहाँ से ला करके विसर्जन किया जाता है। तो सीधी कुछ नहीं है, कुम्हार पुवार छोड़ो, तुम तो सीधी याद रखो कि 40वें दिन शिव और पार्वती की मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। उसको कहते हैं बलावल, गढ़ावल, गढ़ावल, बलावल। समझ रहे मेरे? गवरी नृत्य का 40वें दिन शिव पार्वती का विसर्जन करना क्या कहलाता है? बलावल या गढ़ावल, बलावल या गढ़ावल। समझ रहे हो मेरी बात? पशु गायत्री नाट्य किस पर आधारित है? गवरी नाट्य पर। पशु गायत्री नाट्य के लेखक कौन है? भानु भारती। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो सर, देखो गवरी जो नाट्य है ये बिहलों में जन्म, मरण और
पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। भील लोग कहते हैं कि जो गवरी नाट्य है वो जन्म और मरण और पुनर्जन्म। भील लोग कहते हैं कि सर इंसान जन्म भी लेता है और मरता भी है, अगर जन्म लेगा तो मरेगा भी, और ऐसा बताता है कि इंसान पुनर्जन्म भी लेता है। मतलब भील लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रतीक माना जाता है ये गवरी नाट्य। गवरी नाट्य ना जब भीलों में जन्म मरण और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। कौन सा नाट्य, गवरी नाट्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भीलों में जन्म मरण और पुनर्जन्म का प्रतीक किस नृत्य को माना जाता है या किस नाट्य को माना जाता है, तो गवरी नाट्य को या गवरी नृत्य को। और भीलों का मुख्य प्रसंग देवी अमुड़ वास्य की सवारी। बस इतना याद रखियो कि देवी अमुड़ वास्य की सवारी, वास्या की सवारी नहीं, वास्य। देवी अमुड़, देवी अमुड़ वास्य की सवारी का संबंध किससे है, भीलों से। तो भीलों का मुख्य प्रसंग क्या है, भीलों का मुख्य प्रसंग देवी अमुड़ वास्य की सवारी। पूछ ले कि भीलों का जो मुख्य प्रसंग है वो क्या है, देवी अमुड़, अमुड़ देवी ए मुड़, मुड़ इधर मुड़, वास्य की सवारी, देवी अमुड़ वास्य की सवारी। देवी मुड़ियो इधर मुड़ियो, वास्य की सवारी, देवी अमुड़ वास्य की सवारी। ये भीलों का मुख्य प्रसंग है। समझ में आई कि नहीं आई। अब अगला देखेंगे युद्ध नृत्य। तुम्हारा गवरी नृत्य समाप्त हो गया। अब देखेंगे युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य, युद्ध नृत्य। देखो देखो जो युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर। कब किया जाता है, होली के अवसर पर। युद्ध वैसे ये होली के अवसर पर ही किया जाता है। होली पर जैसे युद्ध वगैरह होते नहीं है, युद्ध तो होली के अवसर पर किया जाता है। और भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा नृत्य है जो भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है, भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है, वो कौन सा नृत्य है, युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य, युद्ध नृत्य। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इस पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कई लोग घायल वगैरह हो जाते हैं जब उस नृत्य को किया जाता है, युद्ध नृत्य को। जब जाकर के राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बस याद रखना कि युद्ध नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो मतलब गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति का, जो कि युद्ध नृत्य कब किया जाता है, होली के अवसर पर भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक माना जाता है, कौन सा नृत्य है, युद्ध नृत्य, लेकिन राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब आगे देखो हाथी मना नृत्य। हाथी मना, हाथी मना नृत्य कब किया जाता है, घुटनों के बल बैठ करके विवाह के अवसर पर किया जाता है। घुटनों के बल बैठ करके। अब मुझे बात बताइए, हाथी, अब किसी ने कहा मैं घोड़ी फोड़ी से नहीं आऊँगा विवाह पे, ठीक है, मैं आऊँगा हाथी पे बैठ के। कैसे पे आऊँगा, हाथी पे बैठ के आऊँगा, सीधी बता, मिस सीधी बात है। वहाँ ने कही भाई घोड़ी से नहीं नहीं, मैं हाथी पे बैठ के आऊँगा, विवाह के दिन हाथी पे बैठ के आऊँगा। हाथी पे बैठ के आऊँगा कब, विवाह के दिन। बैठ के तो बैठ कर, घुटनों के बल बैठ कर। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ कर किया जाता है। भाई हाथी पे बैठ के आऊँगा कब, विवाह के दिन। बैठ कर तो घुटनों के बल बैठ कर किया जाता है हाथी मना नृत्य। किसके द्वारा, गरासिया जनजाति के महिला व पुरुषों द्वारा। लेकिन हाथी मना नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर, गवरी, युद्ध और हाथी मना, ये चारों नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब आएगा नेजा नृत्य। नेजा, कौन सा नृत्य, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य मैंने मीणा में भी पढ़ाया था और भीलों में भी आ गया जी। सर नेजा नृत्य भील जनजाति के लोग भी करते हैं और मीणा जनजाति के लोग भी करते हैं। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो मीणा जनजाति को सर्वाधिक मान्यता देनी है, सर्वाधिक मान्यता मीणा जनजाति को देनी है। अगर एक साथ हो तो ठीक है, सर्वाधिक मान्यता मीणा जनजाति को। समझ रहे मेरी बात। नेजा नृत्य भील एवं मीणा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। नेजा नृत्य कैसा है, यह एक युगल नृत्य है जो कि महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। सर उसको कैसे किया जाता है, देखो उसमें क्या होता है, जो भील जनजाति की जो महिला व पुरुष होते हैं क्या, वो क्या करते हैं, एक खंबा लेते हैं, खंबा, और उस खंबे को क्या करते हैं, वो उस मतलब
धरती में गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, ठीक है, मिट्टी में गाड़ दिया और मिट्टी में गाड़ करके क्या करते हैं, ऊपर एक नारियल बांध देते हैं। ऐसा धरती में गाड़ दिया, धरती में गाड़ करके एक लंबा सा खंबा लेते हैं, मतलब लकड़ी का ही होता है वो, ठीक है, खंबा लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको काट देते हैं, खंबा चाहे लकड़ी का हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन खंबा समझो तुम, तो एक खंबा लेते हैं, खंबे को क्या करते हैं जो मतलब धरती में गाड़ देते हैं, ठीक है, और बहुत लंबा खंबा होता है वो, लगभग 10-12 फुट का, ठीक है। और उसको अब ऊपर बांध दिया जाता है नारियल। अब ऊपर नारियल को कौन खोलने जाता है, एक पुरुष, ठीक है, पुरुष खोलने जाता है। और पुरुष जब उस नारियल को खोलने जाता है तो जो महिलाएं होती हैं वो छड़ियों से पीटती हैं, मतलब एक रस्सा होता है, मतलब छड़ियाँ, मतलब छड़ियाँ जानते हैं, छड़ियाँ रस्सियाँ, मतलब कहते हैं रस्सी, रस्सी वगैरह, उसको पीटती हैं, क्यों, क्योंकि नारियल को नहीं तोड़ सके जी। और ऐसा बताया जाता है जो व्यक्ति उस नारियल को तोड़ लेता है तो ऐसा बताया जाता है मन पसंद लड़की से शादी करता है जो उसमें भाग लेती हैं। अब भाई साहब देख लो, तुम कहते मौका है, किसी को जाना है तो चले जाना, होली के तीसरे दिन जाना भाई साहब, होली आएगी ना तो होली के तीसरे दिन तुम चले जाना, ठीक है। और तुमने अगर नारियल तोड़ दिया समझ जाओ तुम्हारी शादी पक्की, मन पसंद और देख लो भाई साहब, मौका है, ठीक है। देखो नेजा नृत्य भील और मीणा के द्वारा दोनों आ जाए तो मीणा जम जाती है। देखो होली के तीसरे दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन खंबे को भूमि में रौंप कर, मतलब गाड़ कर, उसके भूमि में मतलब धरती में, भूमि में रौंप कर उसके ऊपरी सिरे पर, मतलब ऊपरी हिस्से पर क्या बांध दिया जाता है, नारियल, नारियल बांध करके किया जाता है। और खंबे से नारियल उतारने वाले, जो खंबा होता है उससे नारियल बांध जाता है, उस उतारने वाले पुरुष को महिलाएं चढ़िया व कोड़ों से पीटती हैं, कोड़े मतलब रस्सी वगैरह होती हैं, ठीक है, कोड़ों से पीटती हैं, ठीक है, नेजा नृत्य में। और नृत्य करते समय ढोल पर, मतलब एक व्यक्ति होता है वहीं पर और ढोल बजाता है, और ढोल की जो थाप होती है वो पगलिया लेना कहलाती है, मतलब बजाता है धड़ाम 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 धड़ाम, वो क्या कहलाती है, पगलिया लेना, पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है, पगलिया लेना, पगलिया, ठीक है। मतलब जो नेजा नृत्य है, नेजा नृत्य करते समय जो व्यक्ति ढोल बजाने का काम करता है वो क्या, जो थाप होती है, मतलब जो आवाज़ होती है वो क्या कहलाती है, पगलिया लेना, पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है। जरा देखो ये भूमि है गई, गाड़ दी जो, गाड़ दी जो, ऊपर नारियल बांध दियो, नारियल बांध दियो ना। अब ये पुरुष क्या करेगा, उस पर चढ़ेगा, और महिला क्या करती है, उसको चिड़िया से पीटने का काम करती हैं, चिड़ियों को पीटने का काम करती हैं। और जो व्यक्ति भाई साहब अगर तेरी बच जाएगी ना, समझ, अगर तू इस नारियल को तोड़ लेगा तो समझ आना मन पसंद लड़की से शादी कर लेना और सर पकड़ ले लेना। यहाँ व्यक्ति खड़ा है ढोल पर, ढोल पर क्या बजाता है, धम धम धम, वो धम धम क्या कहलाती है, पकड़ लिया लेना कहलाती है, पकड़ लिया लेना। समझ रहे मेरी बात, ये तुम्हारा कौन सा नेजा नृत्य कंप्लीट हो गया। अगला आता है द्विचक्री, द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर द्विचक्र नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। देखो मैंने बताया नहीं बताया, महिला व पुरुष दोनों करते हैं, युगल नृत्य है। तो महिला नाचती हैं तो पुरुष गाते हैं, महिलाएं नाचेंगी तो पुरुष गाएंगे, और पुरुष नाचेंगे तो महिला गाएंगी। समझ रहे, महिलाएं नाचती हैं तो पुरुष गाते हैं, और पुरुष जब नाचते हैं तो महिलाएं गाती हैं। ये तुम्हारा कंप्लीट, तुम्हारी जातीय व जनजातीय के जो लोक नृत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम क्षेत्रीय से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है, बाय।